Hello everyone, hope you all are good. We have completed our pharmacokinetic part and today we are going to start our pharmacodynamics. तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है, बट स्टिल हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है. So starting with the pharmacodynamics introduction, pharmacodynamics means pharmacon means drug and dynamics means power. कि हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम ड्रग की पावर की बात करें. ड्रग की पावर इन विच सेंस, लाइक ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाके क्या कर रही है. अब तक हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है. जैसे काइनेटिक्स हमने पढ़ा, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट. वहीं अगर डायनेमिक्स की बात करें दैट इज रिलेटेड टू पावर, कि ड्रग की क्या पावर है, वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है, कौन से इफेक्ट्स ला रही है, दैट इज ड्रग पावर. फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, कि ड्रग का क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी में, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स. अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स. अब क्या करती है का क्या मतलब है, लाइक जब हमने कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर की, जब उसका काइनेटिक पार्ट हो गया, लाइक उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब ड्रग के कुछ इफेक्ट्स आते हैं, लाइक देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई हेडेक की मेडिसिन ली तो उसका अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि उसने किस तरीके से जाके काम किया, कहाँ कहाँ किस किस रिसेप्टर पे उसने अपना एक्शन शो किया, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. दैट हाउ इट डन इट्स वर्क, कि उसने अपना एक्शन कैसे शो किया. देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन. फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि एक ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे क्या इफेक्ट होता है, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन. लाइक कोई ड्रग है वो हार्ट पे हार्ट रेट इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रही है या रिलैक्सेशन कर रही है, दैट इज फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. एंड एडवर्स इफेक्ट्स. एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है कि अगर हम देखें, हम कोई भी ड्रग है, किसी भी ड्रग का इंटेक करते हैं, एवरी ड्रग हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट. अगर हम अपनी बेस्ट ड्रग की भी बात करें, लाइक हम कहते हैं कि हम पैरासीटामोल खाते हैं, पैरासीटामोल से क्या होता है अगर पता हो तो, हिपैटोटॉक्सिसिटी. तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो गया पैरासीटामोल का, दैट इट कॉजेज हिपैटोटॉक्सिसिटी इन लार्ज डोज. सो हमने क्या समझा कि डायनेमिक्स क्या होता है, दैट इज कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी पे अपने क्या क्या इफेक्ट दिखाती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उनके, एडवर्स इफेक्ट्स क्या आते हैं, दैट इज डायनेमिक्स. अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है ड्रग के एक्शन का. इससे पहले हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ट्रांसपोर्टर का, लाइक जब हम एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब पढ़ा था, तो इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म पढ़े थे. अब ड्रग के एक्शन के क्या मैकेनिज्म है. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इज, फर्स्ट वन इज नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड सेकंड इज रिसेप्टर मीडिएटेड. एक में क्या होगा कि रिसेप्टर की हेल्प नहीं है, रिसेप्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी. दूसरे में रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब नाम से ही समझ आ रहा है दोनों में कि एक में रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे में नहीं है. सो स्टार्टिंग विद द नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में हमारा पहला आ जाता है बाय फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन मीन्स हम फिजिकली बात कर रहे हैं, जैसे कि पहला है हमारा ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है, इसकी जो मेन ड्रग है दैट इज मैनिटोल. कि जो ड्रग्स है वो अपना ऑस्मोटिक इफेक्ट दिखाती है हमारी बॉडी पे, दैट इज ऑस्मोसिस. कि इसमें बोला गया है मैनिटोल इन सेरिब्रल एडीमा एंड एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा, कि जो मैनिटोल है उसका जो हम कंजप्शन कर रहे हैं दैट कॉजेज ऑस्मोटिक इफेक्ट. सेकेंड इज एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन एक्टिवेटेड चारकोल. तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल क्या है कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेता है. टॉक्सिन्स मीन्स कि ये जो चीज है वो हम किस में यूज करें, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग पॉइजनिंग. ड्रग पॉइजनिंग कंडीशन में हम एड्सॉर्प्शन जो एक्शन है उसका यूज करते हैं, मीन्स एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं. देन डीमल्सेंट कफ सिरप्स.
कफ सिरप सब यूज करते हैं दैट प्रोड्यूस सूथिंग इफेक्ट, कि जो हमारे गले में दिक्कत हो रही होती है तो उससे क्या होता है, एक सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कफ सिरप। रेडियो एक्टिविटी मेनली 131 आयोडीन इन हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो हम वहां भी देखेंगे। तो ये हमारे फिजिकल एक्शन है, दैट इज ऑस्मोसिस, एड्सॉर्प्शन, डिमल्सेंट एंड रेडियो एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट इज बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मीन्स जिनमें केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक हमने बात करी फर्स्ट वन इज एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या है कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कि हम पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर में क्या कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल कि लाइक HCl सिक्रीशन इंक्रीज हो गया। अल्सर्स कब होंगे, जब एसिड कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं एंटा एसिड्स कि उस एसिड की अमाउंट को डिक्रीज करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को, दैट इज एंटा एसिड्स। Second is chelating agents. Chelating agents means metal like iron, copper, mercury are eliminated from the body with the help of chelating agents. कि जो chelating agents है वो एक complex form कर लेते हैं और जितने भी metals होते हैं इनको हमारी body से eliminate कराते हैं by forming a complex. These agents trap metals and form water soluble complexes which are rapidly excreted from the body. कि जो ये एजेंट्स होते हैं हमारे चिलेटिंग एजेंट्स, ये क्या करते हैं, मेटल को ट्रैप करते हैं, एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। व्हाई इट इज वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, क्यों बनाते हैं, ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से। एग्जाम्पल्स आर डाइमर कैप्रोल इन आर्सेनिक एंड मर्करी पॉइजनिंग। कि कौन सा चिलेटिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं आर्सेनिक और मर्करी पॉइजनिंग में, दैट इज डाइमर कैप्रोल, और वी कैन से बाल, BAL. Then desferrioxamine in iron poisoning and in copper poisoning it's D-penicillamine. यहाँ से हमारे जीपैट के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी पॉइजनिंग में हम कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। थर्ड इज थ्रू एंजाइम्स। Some drugs act by inhibiting the enzyme activity. Through enzymes का मतलब है कि एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होना। अब इसमें दो चीजें आती है, एक है कॉम्पिटिटिव और दूसरा है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव को कैसे समझते हैं, कॉम्पिटिटिव से क्या समझ आ रहा है, कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सीट है, वो मुझे भी चाहिए और किसी और को भी चाहिए, जैसे कि कंपटीशन की हम बात करते हैं, तब उस एक सीट पे कोई एक ही आ सकता है, दैट इज कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि एक सीट है, दूसरी भी सीट है और दो पर्सन है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक पर्सन इस सीट पे चला गया और दूसरा पर्सन इस सीट पे चला गया, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि हमारी जो दो ड्रग है, फॉर एग्जांपल एक ये ड्रग है और एक ये ड्रग है, अब इनके पास जो साइट है वो एक ही साइट है, तो एक कोई एक ही ड्रग है, मान लो ये है, तो दूसरी इस पे कॉम्पिटिटिवली एक्ट करती है, ठीक है। मीन्स दोनों की साइट एक ही है, तो कॉम्पिटिशन है। और नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है कि सबस्ट्रेट जो है अलग जगह है, एंजाइम जो है अलग जगह है, तो अब दो अलग जगह हो गई, दैट इज उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कॉम्पिटिटिव में देखें, एलोप्यूरिनॉल कॉम्पिट्स विद हाइपोजेंथीन फॉर जेंथीन ऑक्सीडेज। हमारा एक एंजाइम है दैट इज जेंथीन ऑक्सीडेज। अब जेंथीन ऑक्सीडेज को एलोप्यूरिनॉल क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, और जेंथीन ऑक्सीडेज की वजह से ही हमारा हाइपोजेंथीन जो है यूरिक एसिड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको ये कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर रहा है जेंथीन ऑक्सीडेज को। हाइपोजेंथीन को भी जेंथीन ऑक्सीडेज की जरूरत है और एलोप्यूरिनॉल उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहा है। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव, लाइक एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट करते हैं, एस्पिरिन इंडोमेथासिन कॉक्स को, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को। बाकी अगर और एग्जांपल देखें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के, एसिटाजोलामाइड हम देख चुके हैं, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एस्पिरिन इंडोमेथासिन भी देख चुके हैं, दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेज, डाइसल्फिराम भी देख चुके, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। बाकी ओमिप्राजोल,
H पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज, यानी कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज चैनल जो होता है उसको इनिबिट करता है, दैट इज एन अल्सर। डिजॉक्सिन जो है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल को इनिबिट करता है। थियोफाइलिन फोस्फोडाइएस्ट्रेज इनिबिटर है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल पर ऑक्सीडेज इन थायराइड। लोवास्टैटिन HMG CoA रिडक्टेज, दैट इज अ स्टैटिन। सिल्डेनाफिल फोस्फोडाइएस्ट्रेज 5 जो हमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होती है। होप सो एंजाइम समझ आया होगा। नेक्स्ट इज आयन चैनल। आयन चैनल में क्या है कि सम ड्रग्स डायरेक्टली बाइंड टू आयन चैनल एंड ऑल्टर द फ्लो ऑफ आयंस, कि जो आयंस प्रेजेंट होते हैं ड्रग उन आयंस पे जाके बाइंड कर जाती है और जो फ्लो हो रहा होता है उसमें ऑल्टरेशन कॉज करती है। एग्जाम्पल इज लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिससे लोकल एनेस्थेशिया इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनके पहले एक बार आयन चैनल इनका एक बार यहाँ देख लेते हैं हम। हमने एंजाइम का पढ़ लिया। जैसे एंजाइम में हमारा क्या है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा इनहिबिटर है, ठीक है। तो एंजाइम में हमने क्या देखा कि एंजाइम में यहाँ बाइंडिंग हो रही है, दिस इज कि इस पॉइंट पे हमारी बाइंडिंग है, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट यानी कि एक इफेक्ट मान सकते हैं वो आएगा। लेकिन जैसे ही इनहिबिटर यहाँ बाइंड करता है जब इस सबस्ट्रेट की जगह पे, तो क्या होगा कि नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, यानी कि जो इफेक्ट था वो अब इनहिबिट हो गया है, एंटागोनाइज हो गया है। सेकेंड इज, ये हमने बात करी थ्रू द आयन चैनल। लाइक ये हमारा यहाँ क्या है, आयन चैनल है। तो इधर हमने बात करी ये हमारा ब्लॉकर है, ये हमारा ओपनर है। तो आयन चैनल में क्या होता है कि आयन चैनल में जो हमारी आयंस प्रेजेंट होते हैं ड्रग उनके साथ बाइंड कर जाती है। तो ड्रग जैसे ही आयंस का ट्रांसफर होता है तो उससे क्या मतलब ऑल्टरेशन हो गई आयन के ट्रांसफर में, जैसे उस अकॉर्डिंग हमारे एक्शन होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या है कि जो वैक्सीन्स है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को इंक्रीज कर देती है, उनकी फॉर्मेशन को बढ़ा देती है। लाइक वैक्सीन अगेंस्ट टीबी, BCG वैक्सीन की बात कर रहे हैं हम। देन लास्ट इज ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर में क्या है कि जो ड्रग है थ्रू द ट्रांसपोर्टर एक्ट करती है। जैसे कि जो हमारी SSRIs है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये 5-HT ट्रांसपोर्टर से बाइंड होती है, देन 5-HT के रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है और उससे क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। कि ये क्या है, ट्रांसपोर्टर से बाइंड हुई है पहले, देन उसके रीअपटेक को इन्होंने ब्लॉक किया है। तो जब जहां हमें ट्रांसपोर्टर की हेल्प मिलती लगती है दैट इज थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स। सो जैसे हम इसमें देखें कि ये हमारा ट्रांसपोर्टर है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, कि ट्रांसपोर्टर की हेल्प से जो है हमारा काम हो रहा है। देन लास्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर कि ये एगोनिस्ट है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। अगर हम शेप देखें तो अब क्या है, या तो ये एगोनिस्ट जब यहाँ बाइंड करेगा तो सेम शेप है, और या फिर ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाएगा यहाँ। और नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कि यहाँ एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है तो इसको इसकी शेप क्या है, ये यहाँ आ जाएगा, इसको इस जगह से कोई मतलब नहीं है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो ये हमारे क्या थे, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस थे, मैकेनिज्म थे ये डिफरेंट, दैट इज बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल एक्शन, थ्रू एंजाइम्स, थ्रू आयन चैनल्स, थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शंस एंड ट्रांसपोर्टर्स। इनमें से हमारे जीपैट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी इज ओवरऑल इम्पॉर्टेंट, 5 to 6 क्वेश्चंस हर साल हर ईयर हमारे आते ही आते हैं जनरल फार्माकोलॉजी से। नाउ रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म में हमें क्या समझ आ रहा है कि जो रिसेप्टर की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। रिसेप्टर्स होते क्या है, रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर ऑन द सेल सरफेस, cytoplasm or in the nucleus with which the drug binds and interacts to produce cellular changes। कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और वी कैन से कि प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म पे या न्यूक्लियस के अंदर। तो इनका काम क्या है कि ड्रग इन पे बाइंड करती है और बाइंडिंग के बाद वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है।
रिसेप्टर्स आर मोस्टली प्रोटीन्स, जैसे ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है। जब ड्रग और रिसेप्टर बाइंड करेंगे तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स आता है। जैसे ये है ड्रग, ड्रग जो है हमारी रिसेप्टर पे बाइंड हुई। जब हमारी ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो उसको हम बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू रिसेप्टर। एफिनिटी मीन्स कि ड्रग जो है जब हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, द एबिलिटी टू बाइंड टू द रिसेप्टर इज एफिनिटी। देन सेकेंड टर्म इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जब ये हमारी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गई तो इसका एक रिस्पॉन्स आता है, दैट इज इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, कि जब वो रिसेप्टर से बाइंड कर गई है तो एक एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो मीन्स एक एक्शन दिखाया गया है यहाँ कि इंक्रीज हार्ट रेट, लाइक एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी आ गई कि हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो गई। तो व्हाट इज एफिनिटी? दैट इज एबिलिटी टू बाइंड टू रिसेप्टर, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्शन आफ्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग के बाद एक्शन प्रोड्यूस होना। तो हम अगर यहाँ देखें, इफ देयर इज नो एफिनिटी, अगर एफिनिटी नहीं है, देयर विल बी नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, कि अगर एफिनिटी नहीं होगी, अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। सेकेंड इज ऑल ड्रग्स हैव एफिनिटी बट डिफरेंट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जितनी भी ड्रग है सारी बाइंड करेगी, दैट इज हर ड्रग के पास अपनी एफिनिटी है, बट सबकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी मीन्स सबका जो एक्शन होगा वो एक्शन डिफरेंट होगा। So this is affinity and intrinsic activity. अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बेस पे जो हमारे रिसेप्टर्स है वो चार टाइप से है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट में क्या है? एगोनिस्ट हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एगोनिस्ट का मतलब है कि जिनके पास एफिनिटी है, जो बाइंड करेगा, और फुल एक्टिविटी, मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जैसे कि हम मान के चल रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है जो होती है कि वन इंट्रिंसिक, फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी अपनी दिखाएगा, दैट इज एगोनिस्ट। जैसे हम ग्राफ में देखें तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 100 है, तो इसकी जो फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिखाई गई है कि एक्शन, कंप्लीट एक्शन आ रहा है। देन एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट में क्या है? एफिनिटी तो है बट उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, मीन्स वो बाइंड तो करेगा बट कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, दैट इज एंटागोनिस्ट, यानी कि उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है? 0 है, दैट इज एंटागोनिस्ट। देन पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है, पार्शियल से समझ आ रहा है आधा, पार्शियल, पार्शियलिटी, तो मीन्स जिसकी एफिनिटी है बट जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी मीन्स एक्शन जो है वो एगोनिस्ट से कम है। तो जो एक्शन होगा दैट इज बिटवीन 0 एंड 1 होगा, ना तो 0 होगा ना 1 होगा, बट इन बिटवीन होगा। देन इनवर्स एगोनिस्ट क्या है? जिसकी एफिनिटी होती है और जो अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है। एंटागोनिस्ट अपोजिट एक्शन नहीं प्रोड्यूस करता, इनवर्स एगोनिस्ट जो होता है वो अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है और उसकी एफिनिटी होती है। अपोजिट एक्शन मीन्स कि इनवर्स एगोनिस्ट जो है वो 0 to -1 के बीच में होता है, कि उसका जो एक्शन है वो नेगेटिव में होता है। सो एगोनिस्ट जिसकी एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों है, एंटागोनिस्ट एफिनिटी तो है बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, पार्शियल एगोनिस्ट हैव एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी लेस देन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट से कम इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, और इनवर्स एगोनिस्ट में एफिनिटी एंड अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब दूसरे टर्म्स में बात करें तो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये सब क्या है, कि क्या इनकी क्या डेफिनेशंस है। एगोनिस्ट इज एन एजेंट which activates a receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal molecule. एगोनिस्ट क्या होता है कि किसी भी इफेक्ट जो भी है सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कि जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करके एक सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। हमने बात करी ना कि इंट्रिंसिक एक्टिविटी को जो फुल इंट्रिंसिक एक्टिविटी दे रहा है, यानी कि सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। देन इनवर्स एगोनिस्ट
to produce an effect in the opposite direction to that of the agonist. इनवर्स मतलब अगर एगोनिस्ट ने अपना कोई इफेक्ट दिखाया है तो इनवर्स एगोनिस्ट क्या होगा, उसके अपोजिट अपना इफेक्ट दिखाएगा, दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट. एंटागोनिस्ट में क्या है, एन एजेंट विच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट, मीन्स कि ये क्या होगा, जो एगोनिस्ट का इफेक्ट था उसको हटाएगा, उसको नेगेट करेगा, बट अपना एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सीट है, यहाँ कोई बैठा है, ठीक है, हमें इसे हटाना है, हमने इसे हटा तो दिया बट हम इस सीट पे बैठेंगे नहीं, दैट इज एंटागोनिस्ट. कि वो एगोनिस्ट के इफेक्ट को प्रिवेंट तो करेगा बट वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा. सो एन एजेंट विच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन अ रिसेप्टर और द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स बट डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ इट्स ओन, की अपना कोई इफेक्ट नहीं होगा. Then partial agonist, an agent which activates a receptor to produce submaximal effect but antagonize the action of a full agonist. कि वो जो अपना सब मैक्सिमल इफेक्ट दे रहा है और जो फुल एगोनिस्ट का इफेक्ट है उसको एंटागोनाइज कर रहा है, कि अपना इफेक्ट दे रहा है और एगोनिस्ट के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर रहा है. सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स कि जो आगे हमें चल के काम आएगी. सॉरी नेक्स्ट इज रिसेप्टर फैमिलीज. जो रिसेप्टर फैमिलीज हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. वैसे एक ब्रीफ देख लेते हैं. रिसेप्टर फैमिलीज में क्या होता है कि हमारी 4 रिसेप्टर फैमिलीज होती है. अब तक हमने देखा रिसेप्टर क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स देखी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, वो सब क्या होते हैं. अब हम फैमिलीज के बारे में समझते हैं. रिसेप्टर फैमिलीज में हमारी 4 चीजें आती है. लिगेंड गेटेड आयन चैनल यानी कि आइनोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, यानी कि इसमें हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे. देन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं इसको. तो इसमें हम डिफरेंट लाइक एडेनाइल साइक्लेज, डिफरेंट पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, फोस्फोलाइपेज, इन सब पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे. एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स जिसमें हमारा एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होगा, और न्यूक्लियर रिसेप्टर. तो जो ये चारों रिसेप्टर है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. एंड फर्दर और कोई एडिशनल चीजें होंगी उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.